अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है कार्नट इंजन, कार्नट साइकिल। जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें हमने हीट इंजन, ठीक है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को डिस्कस किया था। रिवर्सिबल साइकिल क्या होता है, उसी रिवर्सिबल साइकिल को लेते हुए हम जो है वो कार्नट इंजन जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेस पे जो है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ये सारा आज के हम लेक्चर्स में जो है वो कवर करेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 28 है बेसिक फिजिक्स पर। आउटलाइंस है हमारे लेक्चर्स की। सबसे पहले कार्नट इंजन, इसको किसने डिजाइन किया, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके जो 4 स्टेप्स हैं, 4 प्रोसेसेस हैं, उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकंड हमारे पास है आइसो एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एंड थर्ड हमारे पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन। एंड फोर्थ एडियाबैटिक कंप्रेशन। एफिशिएंसी कार्नट इंजन की हमारे पास क्या होती है, उसका फार्मूला, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कार्नट थ्योरम को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कार्नट इंजन। कार्नट इंजन, कार्नो वैसे इसको सही लफ्ज बोलते हैं, कार्नोट नहीं बोलते, कार्नो टी साइलेंट। कार्नट कार्नो इंजन इज एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन। आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेसेस हमारे पास ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कोई भी हम आफ्टर सम चेंज, कोई भी आपके पास डिवाइस है या कोई भी चीज़, उस पर आप वर्क डन करें, कुछ डिफरेंट चेंजेस आने के बाद फिर से वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जनरल अगर एग्जांपल है आप स्प्रिंग की, तो उसको आप स्ट्रेच करते हैं, देन उसको रिलैक्स करते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे थर्मोडायनामिक सिस्टम्स की बात है तो रिवर्सिबल प्रोसेस हीट इंजन, ठीक है, उसमें एक रिवर्सिबल साइकिल होता है कि जिस पॉइंट से आपने उस प्रोसेस को स्टार्ट किया, सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर से वो उसी पॉइंट पे आ गया, उस स्टेट में आ गया, तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय साडी कार्नो, फ्रेंच इंजीनियर हैं। 1814 में इसको जो है उन्होंने डिज़ाइन किया है। इट इज़ हाइपोथेटिकल imaginary heat engine which has the maximum efficiency of all practical heat but its power is nil। अब वो क्या कहते हैं कि उसने जो ये डिज़ाइन किया है, उसने ये कहा है कि ये सबसे आइडियल इंजन है, यानी कि परफेक्ट इंजन। आप इसको थोड़ा सा परफेक्ट कह सकते हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता कि जो 100% एफिशिएंसी दे, लेकिन उसने कहा ये ऐसा इंजन है कि जो मैक्सिमम हमें एफिशिएंसी दे सकता है, आउटपुट दे सकता है इनपुट अप्लाई करने पे, वो हमारे पास है कार्नट। It is not for practical use but only used as a standard to compare the efficiency of practical heat। प्रैक्टिकल हीट इंजन के साथ इसकी एफिशिएंसी कंपेयर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन वैसे इसका जो है यूज नहीं। तो नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ अब इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल विथ फ्रिक्शनलेस वाल्व एंड पिस्टन एंड एन आइडियल गैस इज यूज्ड एज अ वर्किंग सब्सटेंस। अगर आपके पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है, गैस है। ये लेट्स सपोज ये गैस पार्टिकल तो शो कर रहे हैं। इसके ऊपर एक पिस्टन लगाया जाता है। इसकी वाल जो है वो विद फ्रिक्शनलेस होती हैं एंड आइडियल गैस इज यूज्ड एज अ वर्किंग सब्सटेंस, कि जो इसमें वर्क करेगी वो गैस करेगी, जिसको हम वर्किंग सब्सटेंस भी कहते हैं। कार्नो इंजन वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ हीट इंजन। अ कार्नट साइकिल हैज 4 प्रोसेसेस। कहते हैं जैसे हीट इंजन हमारे पास वर्क करता है, सेम वैसे ही कार्नट इंजन जो है वो हमारे पास वर्क करता है। अब ये किस तरह से हीट इंजन किस तरह से वर्क करता है, हीट इंजन ऑपरेट करता है इन साइकिल में, कि एक साइकिल में यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे गया है, फिर यहाँ पे आया है, एंड लास्ट में फिर उसी पॉइंट पे एक साइकिल में वर्क करता है। तो कार्नट साइकिल के जो प्रोसेस हैं वो 4 प्रोसेसेस हैं, ठीक है, तो उनको हम एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये जो साइकिल का फर्स्ट स्टेप है उसको हम आइसोथर्मल करेंगे, यानी कि आइसोथर्मली हम उसको एक्सपेंड करेंगे। जो हमारे पास गैस है सिलेंडर में हमने ली, जो सिस्टम है हमारा, यानी कि उसको हम आइसोथर्मली एक्सपेंड करेंगे। तो उस प्रोसेस का नाम हमारे पास है आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T1। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखें, आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, ये आप एक सिलेंडर ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें ये गैस फिल है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास गैस है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपके जो इसकी वाल्स हैं वो आप कह लें कि ये वाल भी इसकी आइसोलेटेड है, इधर वाली वाल जो है आइसोलेटेड है, सिर्फ ये जो एक वाल है ये कंडक्टिंग वाल है। कंडक्टिंग वाल का मतलब यानी कि इसको अगर मैं सेपरेटली करूं, इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये कंडक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ये वाली जो वाल है ये कंडक्टिंग है, यानी कि यहाँ से हम इसको हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, इस सिस्टम के अंदर जो है वो हीट जा सकती है और इस सिस्टम से बाहर भी हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं हीट को। तो ये इसकी कंडक्टिंग वाल है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, आइसो मीन सेम, ठीक है, आइसो मीन क्या होता है, सेम कांस्टेंट, थर्मल टेम्परेचर, कि इस सिस्टम में हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, क्यों हीट प्रोवाइड करते हैं, कंडक्टिंग वाल से, कि जो आइसोलेटेड वाल्स हैं, ये वाली जो साइड वाली वाल्स हैं, इनसे हम हीट जो है एंटर नहीं कर सकते, ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब होता है ना तो हीट एंटर हो सकती है और ना लीव कर सकती है, सिर्फ एक वाल जो है वो हमारे पास कंडक्टिंग है। ये जो आप कह सकते हैं इसमें गैस जो है वो किस तरह से एक्सपैंड करेगी, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट जब हम प्रोवाइड करेंगे तो गैस जो है वो आइसोथर्मली एक्सपैंड होगी, ठीक है, जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये गैस जो है वो ऊपर की तरफ एक्सपैंड होगी, जब वो एक्सपैंड होगी इसको इस पर जो है वो प्रेशर अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से ये जो पिस्टन है ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जब Q1 आप लेट्स सपोज कर लें Q1 हीट जो है आपने इसको प्रोवाइड की, तो जब ये हीट प्रोवाइड की, इसने वर्क डन किया, अब ये देखें इसका वॉल्यूम यहाँ तक है, ठीक है, अब ये जब एक्सपैंड करेगी तो इसका वॉल्यूम ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, स्पेस उसकी ज्यादा हो जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल्स की ऊपर तक बढ़ जाएगी, ठीक है, पहले यहाँ तक अगर वॉल्यूम है लेट्स सपोज यहाँ तक आ गया, तो पहले उसका यहाँ तक था, ठीक है, इसको ग्रीन से ही हम कर लेते हैं कि पहले यहाँ तक था वॉल्यूम, जब उसने एक्सपैंड किया फिर यहाँ तक आ गया, ये क्या है, इसके वॉल्यूम में चेंज आई है, डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज आ रही है, ठीक है। तो उस पर क्या हो रहा है, सेकंड इस पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर, ठीक है, पहले अगर प्रेशर लेट्स सपोज P1 आप लेते हैं तो ये प्रेशर में चेंज आ रही है, अब ये इसमें प्रेशर में चेंज आएगी और वॉल्यूम में, तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया हमारे पास, इसमें W इज इक्वल टू P, मैंने आपको बताया थर्मोडायनामिक में हम वर्क डन जो लेते हैं वो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमारे पास होता है, P डेल्टा V वॉल्यूम में चेंज आ रही है, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट लें, ठीक है, वैसे प्रेशर में हम चेंज को भी यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन आइसोथर्मली बात करें हम जस्ट अगर प्रेशर को कांस्टेंट लिखे तो फिर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, अदरवाइज हम प्रेशर में चेंज भी देख सकते हैं कि डेल्टा P इंटू डेल्टा V भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया वर्क डन। अब आइसोथर्मल की बात की है, आइसोथर्मल का मतलब है कि इसमें जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इट्स मीन कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी कि वो हम इक्वल टू जीरो लेंगे, डेल्टा U विच इज इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, कि टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब कि उसकी इंटरनल एनर्जी जीरो होनी चाहिए। तो अगर इंटरनल एनर्जी जीरो होगी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर हम अप्लाई करें तो आपके पास बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन आपके पास क्या होती है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो यहाँ पे जो आपके पास Q है, जो हीट एनर्जी है, वो अगर हम आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर रख रहे हैं, तो फिर आपके पास डेल्टा U जीरो होगी टेम्परेचर कांस्टेंट की वजह से, तो फिर आपके पास जो हीट एनर्जी है वो सारी की सारी वर्क डन में चेंज हो जाएगी, जो इस पे वर्क किया उसने गैस को एक्सपेंड किया, पिस्टन को मूव कराया, तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ की फॉर्म बन जाएगी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। यहाँ पे अब एक अगर कर्व हम बनाएं
एब्जॉर्बिंग हीट Q1, अगर इसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है, Q1 हीट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम द हॉट रेजरवायर। किस तरह से हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, आपके पास यहाँ पे कोई हॉट रेजरवायर हो, ठीक है, कोई आप बर्नर ले सकते हैं, कोई भी, ठीक है, गैस बर्नर ETC, जिससे आप इसको हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हॉट रेजरवायर, यानी कि जो आपके सराउंडिंग में हीट है उससे ज़्यादा होगी उसकी हॉट रेजरवायर की, जिससे आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप किसी हॉट रेजरवायर से इसको हीट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, तो फिर आपके पास यहाँ पे इसमें एक्सपेंशन होगी आइसोथर्मल। आप इस एक्सपेंशन को देखेंगे जो फर्स्ट स्टेप है। तो हम यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप PV डायग्राम बनाते हैं, V वॉल्यूम लेते हैं, P प्रेशर लेते हैं। तो आइसोथर्मली आपके पास जब एक्सपेंशन होगी तो आपके पास ये कर्व किस तरह से आएगा कि यहाँ पे अगर आप प्रेशर उसका कांस्टेंट ले रहे हैं यहाँ पे, तो उसके वॉल्यूम में चेंज आ रही है, ठीक है। पहले प्रेशर ये है आपके पास टोटल, अगर कांस्टेंट ले तो वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है। कि पहले अगर आप इसको डॉटेड शेडेड लाइन से शो कर लें कि के पास पहले वॉल्यूम यहाँ पे था, आइसोथर्मली जब एक्सपेंड किया तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे लेट्स सपोज अगर 2 है तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो गया 4, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो है प्रेशर चेंज। तो इस तरह से कर्व आएगा। तो इस कर्व को हम नाम देंगे ए कर्व, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास ए पॉइंट होगा, ये इसका एंडिंग पॉइंट जो कर्व का होगा वो पी पॉइंट। तो ये ए बी जो कर्व होगा वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन को शो करेगा। नेक्स्ट स्टेप देखें स्टूडेंट्स, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब सेकंड स्टेप है ये हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी कि यहाँ पे जो गैस एक्सपैंड होगी वो एडियाबैटिकली होगी। एडियाबैटिक का मतलब है कि नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, जैसा कि हमने पढ़ा। अब यहाँ पे लास्ट में जो हमने अभी स्टेप किया था फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वहां पे आपके पास जो सिलेंडर आया था जो गैस की शेप, वो आपके पास ये इस तरह से आई थी एक्सपैंड होके गैस, ठीक है। उसमें हमने कहा था कि ये जो आपकी साइड्स वाली 2 वॉल्स हैं वो आपके पास कंडक्टिंग वाल्स है, ठीक है, यानी कि ये आपके पास वाल कंडक्टिंग है और ये भी वाल आपके पास इंसुलेटेड है। ये 2 वाल्स आपके पास क्या थी, इंसुलेटेड थी, 3 वाल्स इस तरह से। सिर्फ लास्ट वाली वाल जो थी ये वाली, ये कंडक्टिंग थी, यहाँ से हमने हीट उसको प्रोवाइड की हॉट रेजरवायर से। अब हम क्या करेंगे, हॉट रेजरवायर को रिमूव कर देंगे यहाँ से और यहाँ पे हम कोई इंसुलेटेड शीट रख देंगे, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक में हम कहते हैं कि नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। अब हमने सारी वाल्स इस तरह से डिजाइन कर लेनी है, सारे इंसुलेटेड बना लेनी है, आइसोलेटेड, के कोई भी हीट जो है वो एंटर ना हो सके सिस्टम से और जो सिस्टम में वो बाहर ना आ सके। तो इस तरह से ये इंसुलेटिंग वाल होगी आपके पास सारी। तो अब यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिकली, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास स्लो प्रोसेस होता है, यानी कि जो उसने पहले मैक्सिमम हीट ले ली सिस्टम से हॉट रिजर्वायर से, अब वो इसके अंदर मौजूद है। अब उस हीट की वजह से जो है इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी, ठीक है। यानी कि पहले आपके पास क्या होगा, हीट जो है वो पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई, अब ये जो इसके अंदर गैस है वो एडियाबैटिकली एक्सपैंड होगी। जब वो एडियाबैटिकली एक्सपैंड होगी तो उसमें क्या होगी, हीट, पहले तो हम यहाँ पे लिख लेना कि हीट तो इसमें एंटर ना होनी है ना बाहर आनी है, तो वो हम इसमें क्या लेते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वल टू 0। अब एडियाबैटिकली जब वो एक्सपैंड होगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि कम हो रही है ना हीट एनर्जी, उसमें जो हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया अब उसके अंदर ही प्रोसेस हो रहा है, तो जिसकी वजह से उसके टेम्परेचर में चेंज आ रही है। अब यानी कि टेम्परेचर आपके पास डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इंटरनल एनर्जी को हम -U ले सकते हैं, यानी कि जो आपके पास टोटल वर्क डन था बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम इन द फॉर्म ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन में लिखे तो W इज इक्वल टू -Δu आ जाएगी, Q इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू ΔU प्लस W। अब W आपके पास हीट जो है वो 0 है, तो W इज इक्वल टू -Δu आएगा और टेम्परेचर भी क्या होगा इसका, डिक्रीज होगा।
पहले आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें हीट कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर पहले अगर आप T1 ले रहे हैं तो अब T2 है। ये आपके पास फर्स्ट प्रोसेस जो हमने पढ़ा है उसका ग्राफ है कि वो उसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये आपके पास प्रेशर था, वो आपके पास एक्सपेंड हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ। यानी कि अगर आपके पास फर्स्ट में यहाँ पे वॉल्यूम V1 है या VA ले लें, A पॉइंट है तो VA ले लें, फिर आपके पास प्रेशर वॉल्यूम चेंज होके VB आ गया। ठीक है, पहले इस पॉइंट पे था, अब वॉल्यूम जो है वो इस पॉइंट पे आ गया। टेम्परेचर इसमें क्या था, कांस्टेंट था, वो T1 ही रहेगा क्योंकि आइसोथर्मली एक्सपेंशन हुई है, तो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट लेना है T1। तो इसी तरह से यहाँ पे T1 की बजाय TA, ठीक है, TA लिख लें। तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर PA है, प्रेशर भी फिर बाद में स्लोली यहाँ पे हम कांस्टेंट अगर ले रहे हैं PA रहने दें आप, ठीक है, नॉर्मली कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, चेंज भी हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, अब ये जो है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जिसकी वजह से टेम्परेचर में चेंज आ रही है। अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, TA से TB या T1 से T2 हो जाएगा। टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा इस प्रोसेस में, जिसकी वजह से हमारे पास Q जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगी। पहले आपने क्या Q1 प्रोवाइड की, वही रहेगी आपके पास, यानी कि यहाँ पे आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन करें, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, तो Q आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0 आ जाएगी, लेकिन टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये आपके पास सेकेंड स्टेप है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन, कि अब हम कंप्रेस करेंगे। पहले एक्सपैंड हो रही थी चीजें, अब हम उसको कंप्रेस करेंगे, तो ये फिर आइसोथर्मल है, यानी कि इसमें हम फिर टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट आएगा। यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा, इट्स मीन कि उसकी यहाँ पे अगर हम मेंशन कर लें कि टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा हमारे पास, ठीक है, इट्स मीन कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा U इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास टेम्परेचर T2 आया था, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस में आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहा था T1 या TA आप कह रहे हैं, ठीक है, TA ही कर लें यहाँ पे भी, ये भी TA। फिर यहाँ पे आपके पास चेंज हो गया था जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई थी TB। अब फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो इसमें फिर हमारे पास क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा इस पॉइंट T तक। तो इसमें जब डेल्टा U आपके पास 0 आएगा तो वर्क डन इक्वल टू हीट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क डन जो है वो हीट के इक्वल आ जाएगा। लेकिन इसको हम अगर सिलेंडर की फॉर्म में देखें तो यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास था सिलेंडर, ठीक है। एडियाबैटिक में हमने क्या किया था, इसकी वॉल्स को कर दिया था इंसुलेटिंग, यानी कि कोई भी हीट एंटर और लीव नहीं कर सकते। लेकिन अब हम फिर क्या करेंगे, जो आपके पास लास्ट वाली वॉल है इसको हम जो है फिर से कंडक्टिंग कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास इस सिस्टम के अंदर हीट जो है वो एंटर हुई थी उसको अब हम क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे। ये आपके पास यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, उसके थ्रू जो है इसको कंप्रेस करके हीट को बाहर की तरफ जो है वो रिजेक्ट करेंगे। यानी कि पहले आपके पास हीट Q1 सिस्टम में एंटर हुई थी, ठीक है, अब जो है वो सिस्टम से बाहर निकलेगी तो वो आपके पास आ जाएगी Q2 की फॉर्म में, यानी कि हीट यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाएगी। तो वर्क डन जो है वो इक्वल टू W2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास फिर से थर्ड जो प्रोसेस है उसमें आपके पास इस तरह से चेंज आएगी। तो ये आपके पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेप है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में हमारे पास क्या होगी, एडियाबैटिकली गैस को हम कंप्रेस्ड करेंगे। ठीक है,
फाइनली द गैस इज कंप्रेस एडियाबैटिक टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल स्टेट, कि वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी, यानी कि जो उसके पास टेम्परेचर T1 है, या आप TB से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है जो आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं T1 या TB उसी से आप इसको एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व DA, जो लास्ट वाला आपके पास कर्व है DA, उससे इस हम प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन ऑल द प्रोसेसेस thermal and mechanical equilibrium is maintained so that each process is reversible। अब इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो जो हमारे पास लास्ट स्टेप आया था, आइसोथर्मली हमने क्या किया था, गैस को कंप्रेस्ड किया था। तो जब कंप्रेस्ड किया था तो यहाँ से जो है हीट हमने रिजेक्ट की थी बाहर वाली साइड पे। अब फिर हम इस यहाँ पे क्या करेंगे, कोई इंसुलेटिंग जो है वो शीट रख लेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे ताकि सिस्टम से हीट बाहर ना आ सके। तो ये आपके पास इसकी सारी वाल जो है वो इंसुलेटिंग होंगी। तो यहाँ पे ये आपके यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ से आप इसको कंप्रेस करेंगे तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है इसमें ये कंप्रेस होंगे, आपस में टकराएंगे, उनकी इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उनका जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो जो आपके पास इंटरनल एनर्जी जो है वो W वो किसके इक्वल आ जाएगी, डेल्टा U के। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आइडियाबैटिकली इसको हम कंप्रेस्ड करेंगे, तो यानी कि कंप्रेस करने से ये क्लोज हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, यहाँ तक कंप्रेस करेंगे कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, फर्स्ट स्टेट में आ जाए, जो कि हमारे पास A पॉइंट पर थी, यानी कि टेम्परेचर T1 जितना हो जाए, जो हमने हॉट रिजर्वायर से उसको प्रोवाइड किया था तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था T1, वो हमारे पास आ जाए, तो वो आपके पास आ जाएगा, वहां तक हम कंप्रेस करेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो जो फर्स्ट लॉ है, टेम्परेचर जो है वो आपके पास ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास T2 था, यानी कि TB था, T2 आप कह लें या TB, तो यहाँ से वो इस तरह से कंप्रेस करेंगे कि वो दोबारा से T1 में आ जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, और जो आपके पास वर्क डन है वो इक्वल टू इंटरनल एनर्जी आ जाए जो इसमें चेंज हो रही है। तो ये आपके पास 4 स्टेप है, इसको रिवर्सिबल साइकिल स्टेप भी कहते हैं, कि यानी कि जिस पॉइंट से जो है वो साइकिल स्टार्ट हुआ उसी में आके ओरिजिनल शेप में वापस आ गया ओरिजिनल स्टेट में, तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल साइकिल भी, और ये एक कार्नेट इंजन का भी साइकिल है, कार्नेट साइकिल भी इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से ये इसके 4 स्टेप है जिसको हम 1 बाय 1 जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन है हमारे पास, कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, कि मतलब कितने % वो वर्क करता है, उसमें चेंज करता है, अब हमें आउटपुट मिलती है। ठीक है, यही एबिलिटी चेक करते हैं ना, जैसे हम अपने मार्क्स के परसेंटेज वगैरह निकालते हैं, इस तरह से एफिशिएंसी कितने % होगी किसी इंजन की, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं, एज द वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट देयर इज नो चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू 0, so the net work done during one complete cycle is equal to the area enclosed by the path ABCD of the PV diagram. Also net work is done is the net heat absorbed in one cycle. अब ये दो तरह से है, एक तो आपके पास जो है ये जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास एक हॉट रिजर्वायर है, यहाँ से हीट Q1 देता है आपके पास वर्क डन, ठीक है, और फिर ये वर्किंग सब्सटेंस है आपका जिस पे उसने वर्क करना है, और ये क्या करेगा, कुछ हीट को यूज करके वर्क करेगा, बाकी जो है वो हीट को रिजेक्ट कर देगा Q2 को, इसमें कोल्ड रिजर्वायर लो टेम्परेचर वाला, इसको लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लेगा, हमें वर्क कर देगा। अब ये एक हीट इंजन का प्रोसेस होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और इसमें जो हम वर्क डन लेते हैं वो हम लेते हैं Q1 माइनस Q2, जो उसने वर्क डन किया उसके ऊपर। और सेकंड जो है, बट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब यहाँ पे डेल्टा U हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, लेकिन जो हीट है क्योंकि हीट पे वर्क हो रहा है ना, सिर्फ हीट ले रही है और उसको वर्क में कन्वर्ट कर रही है, देन उसको रिजेक्ट कर रही है, हीट और वर्क के दरमियान में आपस में काम, डेल्टा U यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास टेम्परेचर इसका वो मेंटेन कर देती है हाई से लेके लो में, कुछ रिजेक्ट करके हीट, तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट यहाँ पे रह जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो आपके पास कांस्टेंट हो जाती है, जो कि डेल्टा
इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बताया टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेट है डी से। ये हॉट रिजर्वायर है, ठीक है, हाई टेम्परेचर, लेकिन यहाँ से उसने क्या किया है, जस्ट हीट को लिया है। हीट और टेम्परेचर में मैंने आपको बताया डिफरेंस है। टेम्परेचर इज अ कोल्डनेस और हॉटनेस जिसको हम मेजर करते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। हीट को हम दूसरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं। तो टेम्परेचर की वजह से ये डेल्टा यू आपके पास 0 है, लेकिन जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है वर्क डन, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, Q1 माइनस Q2 के। टोटल हीट आपके पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, उसको अगर Q से डिनोट करें तो Q1 माइनस Q2। तो नेक्स्ट यहाँ पे द एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, कि हमने क्या उसको इनपुट दिया और आउटपुट क्या मिली है, उसकी रेशियो होती है जो एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं, और इसको हम ईटा बोलते हैं। ईटा इज इक्वल टू आउटपुट। आउटपुट हमारे पास क्या है, जो वर्क किया उस वर्किंग सब्सटेंस पे, ठीक है। इनपुट जो हमने हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड की, Q1 हमने प्रोवाइड की थी और वर्क हमने उस पर किया, वो आउटपुट है हमारे पास। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट हमारे पास वर्क थी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं W/Q1। ये आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला है, W/Q1। तो W किसके इक्वल है, Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। अब इस Q1 को दोनों पर सेपरेटली जो है वो डिवाइड कर दें, आप इसको दोनों पे लिख लें, Q1 डिवाइडेड बाय Q1, Q2 माइनस ये सेंटर वाला जो नेगेटिव साइन है, Q2 डिवाइडेड बाय Q1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये देखें, जो ये आपके पास आ रहा है, ये Q1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास एफिशिएंसी इक्वल टू आ जाएगी 1 माइनस Q2 ओवर Q1। तो ये आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला आ जाएगा। कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी या हीट इंजन की एफिशिएंसी आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से जो भी हमने 4 प्रोसेसेस जो हैं 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन किया और डायग्राम भी हमने साथ साथ देखी, इसको अगर कंबाइन करके एक डायग्राम आप इस तरह से बनाएं, ठीक है। एग्जाम में हर स्टेप के साथ डायग्राम जो है वो ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करवाई है, इसलिए हर एक के साथ जो है डायग्राम आप फाइनल एक डायग्राम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं इन द पेपर। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये देखें, फाइनल ये इस तरह से एक डायग्राम आप बना सकते हैं, इसको हम PV डायग्राम भी बोलते हैं, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। यहाँ पे आप ये देखें, ये आप इसको A पॉइंट मेंशन कर लें कि ये आपके पास A पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपके पास B है, ये पॉइंट आपके पास C है, ये आपके पास पॉइंट D है। तो इस तरह से ये एक कर्व फॉर्म में आ गई। अब स्टार्ट में आपके पास प्रेशर क्या था, PA, ठीक है। इसको आप यहाँ पे मेंशन कर दे बाकायदा डायग्राम में, ताकि इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आप एक ही डायग्राम कंबाइन बना रहे हैं तो आप उसमें हर एक चीज़ को मेंशन कर लें। PA है प्रेशर आपके पास, वॉल्यूम VA है जब आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हैं, और टेम्परेचर आपके पास क्या है, T1, ठीक है। टेम्परेचर क्या था, T1। तो जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमने की थी, यहाँ पे ये देखें हीट हमने उसमें एंटर की थी कि हमने Q1 उसको हीट प्रोवाइड की थी। तो इस तरह से ये आपके पास Q1 आ जाएगी हीट। तो ये आपके पास B पॉइंट है, इसको कैपिटल में भी आप लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, एज यू विश, जिससे आप लिखेंगे उसी से आप एक्सप्लेन कर दें फर्दर। तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर क्या आ जाएगा, PB, ठीक है। जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो प्रेशर उसका चेंज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा, तो प्रेशर आ जाएगा PB, चेंज होगा, तो वॉल्यूम भी आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है VB, और टेम्परेचर T1, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है फर्स्ट स्टेप में आइसोथर्मल कंप्रेशन में। तो ये आपके पास इस तरह से ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से C पॉइंट पे आपके पास, इसको चेंज कर लेते हैं पेन को, तो ये आपके पास C पॉइंट है। C पॉइंट पे आपके पास क्या होता है, प्रेशर PC हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। फिर से आप उसको एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे और आइसोथर्मली कंप्रेस करेंगे फिर, ठीक है। ये आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन करने के बाद आपका जो है वो प्रेशर चेंज हो रहा है, वो आपके पास आ रहा है PC, और वॉल्यूम आपके पास आ रहा है VC, एंड टेम्परेचर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम में
एडियाबैटिक में हम नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, यहाँ पे ये देखें कोई भी हीट एंटर और लीव नहीं कर रही। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास हीट एंटर हो रही, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वो आपके पास आ जाएगा T2। ये आपके पास थर्ड स्टेप। अब फोर्थ में हमने क्या किया, फिर उसको कंप्रेस्ड किया, ठीक है, जो आपके पास सिलेंडर था, फिर उसको आपने कंप्रेस किया, तो हीट आपने रिजेक्ट की, आउट की, यानी कि हीट को बाहर की तरफ निकाला। पहले आपने इन की थी, अब आपने आउट की। तो जब आप इसकी हीट को आउट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हीट क्या हो जाएगी, Q1 से Q2 में चेंज। लेकिन फिर ये आइसोथर्मल कंप्रेशर है, तो टेम्परेचर फिर आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, T2 ही। तो इसी तरह से ये आपके फर्दर स्टेप ये आज मोस्ट थे। फिर लास्ट वाला जो है आपके पास एडियाबैटिक, फिर इस तरह से ये लास्ट में आपके पास, फिर आप उसको एडियाबैटिकली इतना कंप्रेस करेंगे जो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, जो पॉइंट P1 पे था वही आपके पास टेम्परेचर T1 बन जाए, ठीक है। टेम्परेचर में चेंज आ जाएगी क्योंकि एडियाबैटिकली हीट हम एंटर और लीव नहीं कर रहे, तो फिर आपके पास टेम्परेचर T1 ही आ जाएगा और PV इस तरह से ये सारा सेम। तो ये आप इस तरह से 4 स्टेप्स को भी जो है वो फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये डी पॉइंट है, ठीक है, ये आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। प्रेशर को यहाँ पे जो है आपके पास PA है, इस पॉइंट पे PB है और इस पॉइंट पे PC है, ठीक है, इस पॉइंट पे PD है प्रेशर। इस तरह से भी आप इसको यहाँ पे भी डायग्राम में भी मेंशन कर सकते हैं, PA PB PC लिख के। इसी तरह से वॉल्यूम यहाँ पे जो आपके पास है, इसका अगर कलर चेंज कर लें तो यहाँ पे आपके पास जो वॉल्यूम था वो VA था, ठीक है, यहाँ पे आपके पास VB है, यहाँ पे आपके पास VC है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास VD है। तो ये थर्ड वाले, ये जो फोर्थ स्टेप है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम आपके पास VD है, टेम्परेचर T2 और प्रेशर PD। हम जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हेल्प से हम बता सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस और बेस्ट एफिशिएंसी वाला जो है वो कार्नेट इंजन जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन। इसमें द एनर्जी ट्रांसफर इज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन टर्न्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है हमारी जो एनर्जी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं थ्रू आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन में जो हीट हमारे इन और आउट हो रही है उसको वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। सो इट इज पॉसिबल टू डिफाइन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से, देयरफॉर Q1 एंड Q2 आर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। अगर हम Q1 एंड Q2 को टेम्परेचर के रिस्पेक्टिवली कर ले तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म में लिखने से पहले जो लास्ट हमने आर्टिकल किया था हीट इंजन, उसमें उसकी मैंने प्रॉपर जो है वो इन डिटेल जो है एफिशिएंसी कैलकुलेट करना आपको बताई थी। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरह से आपके पास एफिशिएंसी आती है। क्या आप देखें, आपके पास जो एफिशिएंसी होती है उसको हम लिखते हैं इनपुट ओवर आउटपुट ओवर इनपुट, कि जो आपके पास आउटपुट आ रही है, मिल रही है आपको, उसको हम लिखेंगे आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब यहाँ पे हमने मेंशन करना है कि हमारे पास आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है। तो यहाँ पर देखें कि आउटपुट आपके पास जो आपको वर्क डन मिल रहा है, ठीक है, जो वर्क हमने किया सिस्टम पर, और इनपुट जो हमने उसको हीट सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन था उसमें Q1 जो हीट हमने प्रोवाइड की थी वो हमारे पास थी उसकी इनपुट। तो जो W है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, उसको अगर आप देख लें तो वो आपके पास आता है Q1
जो आपने सिस्टम में हीट उसको प्रोवाइड की, सिस्टम ने एब्जॉर्ब की यानी कि सिस्टम में इन हुई, माइनस जो सिस्टम में रिजेक्ट की उसके इक्वल आपके पास जो है वो वर्क डन आता है माइनस Q2। डिवाइडेड बाय Q1, ये आपके पास क्या है, इनपुट क्या है Q1। तो इसको अगर आप डिवाइड कर लें Q1 को सेपरेटली Q1 एंड Q2 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये इक्वल का साइन है, ठीक है, Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखें कि ये जो दोनों टर्म्स है Q1 से कैंसिल आउट हो जाएगी आपके पास, तो ये आ जाएगी इक्वल टू 1, तो Q2 ओवर, तो यानी कि ये आपके पास फॉर्म बन गई 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो ये इस तरह से आपके पास आ गई एफिशिएंसी ऑफ द कार्नट इंजन। तो इसके हमने कहा कि ये प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है कंप्रेशन और आइसोथर्मल का जब हम प्रोसेस करते हैं, तो इसलिए हम इसको Q1 और Q2 को रिप्लेस कर सकते हैं T1 एंड T2 से। तो ये आपके पास आ जाएगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 ओवर T1, जो आपके पास Q2 ओवर Q1 का फार्मूला बना, उसी को आप एफिशिएंसी T2 और T1 से रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आ जाएगी। एफिशिएंसी इज ऑलवेज मेजर इन परसेंटेज में हम मेजर करते हैं, 100% एफिशिएंसी, परसेंटेज में मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आपके पास फार्मूला है ये आपके पास W ओवर Q1, ये जो मैंने आपको आउटपुट ओवर इनपुट वाला लिखा, 1 माइनस T2 ओवर T1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, Q2 ओवर Q1 भी, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास एफिशिएंसी इन परसेंटेज आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी इंजन की जो है वो एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम कार्नट्स थ्योरम भी इसको हम कह सकते हैं, जो हमने ये प्रोसेस जो है 4 प्रोसेसेस साइकिल जो है वो एक्सप्लेन किया है। अगर हम कार्नट्स थ्योरम को जो डिफाइन करना चाहें तो नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन कार्नट हीट ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर, के इन दो टेम्परेचर्स के दरमियान में ऑपरेट करे कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जो कार्नट हीट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट हो, क्योंकि ये सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेस पे जो है हमने ये डिज़ाइन किया, इसको बनाया, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, इससे आल कार्नट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स हैव द सेम एफिशिएंसी। जितने भी कार्नट इंजन होंगे जो दो टेम्परेचर्स के दरमियान में, यानी कि कौन से दो टेम्परेचर, एक कोल्ड रेजरवायर यानी कि रिजेक्ट करते हैं हीट, और एक हॉट रेजरवायर से हीट जो है वो लेते हैं। इस तरह का जो भी हीट इंजन जो डिज़ाइन किया जाता है दो कोल्ड रेजरवायर के दरमियान, दो टेम्परेचर के दरमियान में, एक T1 और T2, उन इंजन के जो है वो सेम वर्किंग होती है, सेम वो वर्क करते हैं और सेम एफिशिएंसी होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंसेस। और इसके बावजूद के उसकी इट्स आल्सो डिपेंड ऑन द वर्किंग सब्सटेंसेस, के जो आप वर्किंग सब्सटेंस ले रहे हैं, यानी कि वर्किंग सब्सटेंस हमारा इस प्रोसेस में क्या था, गैस, के जो आप वर्किंग सब्सटेंस ले रहे हैं उस पर भी ये डिपेंड कर सकता है। आई होप कि आज का जो आपको लेक्चर है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। कार्नट इंजन क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें और इसके 4 स्टेप्स हैं 1 बाय 1, उसको अंडरस्टैंड करके अच्छी तरह से करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो, कोई प्रोसेस आपको क्लियर ना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में रेफरेंस बुक्स है, इससे भी आप इस टॉपिक को इन डिटेल जो है वो सर्च कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में, इस कार्नट साइकिल में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।